आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में दक्कन के पठार के पहले महान साम्राज्य सातवाहन राजवंश की एक बेहद दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ तलवारों या युद्ध के मैदानों की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे सातवाहनों ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर अपना ऐसा दबदबा बनाया कि वे प्राचीन दुनिया के पहले व्यापार के स्वामी यानी ट्रेड लॉर्ड्स बन गए। तो चलिए इस प्राचीन आर्थिक महाशक्ति के उदय और पतन के उन रहस्यों को सुलझाते हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली पुरातात्विक खोज से। साल था 1938 और जगह थी इटली का पोम्पेई शहर। हम जानते हैं कि 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस नाम के ज्वालामुखी के फटने से ये पूरा शहर राख के नीचे दफन हो गया था। लेकिन जब लगभग 1900 साल बाद इस राख की मोटी परतों को हटाया गया तो वहाँ एक खंडहर से लकड़ी का एक संदूक मिला और उस संदूक के अंदर जो था उसने सचमुच दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर दिया। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। इटली से हजारों किलोमीटर दूर एक भारतीय हाथीदांत की इतनी खूबसूरत मूर्ति 79 ईस्वी में पोम्पेई की राख में कैसे दफन हो गई? आज दुनिया इसे पोम्पेई लक्ष्मी के नाम से जानती है। पहली सदी में एक भारतीय देवी की मूर्ति का रोम के बिल्कुल बीचों बीच मिलना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। आखिर ये मूर्ति वहां पहुंची कैसे? इसका सीधा सा जवाब यह है कि रोम के केंद्र में इस कलाकृति का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दरअसल सातवाहन साम्राज्य के समुद्री और जमीनी व्यापार मार्गों पर अचूक पकड़ का सबसे पुख्ता सबूत था। ये साफ तौर पर दिखाता है कि उनका व्यापारिक नेटवर्क और उनकी वैश्विक पहुंच उस जमाने में कितनी विशाल और अकल्पनीय थी। अब सोचने वाली बात है कि ये व्यापार के स्वामी आखिर उभरे कैसे? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य बन गया था। इसी उथल-पुथल के बीच सिमुक नाम के एक शासक ने विंध्य पर्वत के दक्षिण में इस सातवाहन वंश की नींव रखी। दक्कन की भौगोलिक स्थिति उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों जैसी नहीं थी। यहाँ कठोर पहाड़ और पथरीली जमीन थी। इसलिए सातवाहनों को जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ राज करने के लिए सिर्फ खेतों पर कब्जा काफी नहीं है, बल्कि उन रास्तों को नियंत्रण करना होगा जहाँ से असली धन बहता है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा भू राजनीतिक मोड़ आया 30 ईसा पूर्व के आसपास, जब रोमन साम्राज्य ने इजिप्ट पर कब्जा किया और मॉनसून की हवाओं के रहस्य को डिकोड कर लिया। तो लाल सागर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट तक का एक सीधा और बेहद मुनाफे वाला समुद्री रास्ता खुल गया। जो सफर पहले महीनों में तय होता था वो अब हफ्तों में सिमट गया। इस नए रास्ते के खुलने से पश्चिमी तट के कल्याण और सोपारा जैसे बंदरगाहों पर दुनिया भर के जहाज उतरने लगे। लेकिन सातवाहन सिर्फ बंदरगाहों पर बैठकर टैक्स नहीं वसूल रहे थे। उनका असली मास्टर प्लान तो पहाड़ों के बीच छिपा था। कल्याण से राजधानी प्रतिष्ठान तक माल ले जाने के लिए व्यापारियों को पश्चिमी घाट के खतरनाक दर्रों से गुजरना पड़ता था। यहीं पर सातवाहनों ने नाणे घाट में अपना कड़ा नियंत्रण बनाया। इसे प्राचीन भारत का एक विशाल टोल प्लाजा मान सकते हैं। यहां से गुजरने वाले हर व्यापारी को भारी टैक्स देना पड़ता था और पत्थरों के विशाल घड़ों में जमा होने वाले इन्हीं सिक्कों ने इस साम्राज्य को एक महाशक्ति बना दिया। साम्राज्य के काम करने का तरीका भी बेहद दिलचस्प था। कई बार इसे एक नारीवादी साम्राज्य या फेमिनिस्ट एम्पायर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ राजाओं के नाम के आगे उनकी माताओं का गोत्र होता था, जैसे गौतमी पुत्र या वाशिष्ठी पुत्र। लेकिन वास्तविकता एक शानदार कूटनीतिक रणनीति थी। रानी नागानिका जैसी शक्तिशाली महिलाएं महान योद्धा परिवारों से आती थीं। उनके साथ विवाह करना और माताओं का नाम का उपयोग करना असल में स्थानीय ताकतवर कबीलों की वफादारी हासिल करने का एक बहुत ही रणनीतिक और विकेंद्रीकृत तरीका था। इस व्यापारिक नियंत्रण का असर इतना जबरदस्त था कि इसने रोम के लिए एक राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया था। रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने तो हताश होकर लिखा था कि रोम की औरतें भारतीय रेशम और आभूषणों की इतनी दीवानी हो गई हैं कि रोम का खजाना खाली हो रहा है और भारत पानी की तरह शुद्ध सोना सोख रहा है। सच में भारत बदले में रोम से कुछ खास नहीं खरीद रहा था, बस रोम का शुद्ध सोना दक्कन के खजाने में भरता जा रहा था। ये एक भयानक एक तरफा आर्थिक दोहन था। लेकिन इतिहास गवाह है कि बेहिसाब दौलत अक्सर विनाश को भी न्योता देती है। इस अथाह समृद्धि पर विदेशी हमलावरों, खासकर शकों की नजर पड़ गई। शकों का एक बेहद चालाक और क्रूर शासक था नहपान। उसने सातवाहनों से आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर सीधा और गहरा वार करने का फैसला किया।
पहली सदी आते आते नहपान ने बहुत तेजी से भड़ोच, कल्याण और सुपारा जैसे भारत के सबसे कमाऊ बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। यह केवल कुछ शहरों का हाथ से जाना नहीं था, बल्कि यह सातवाहनों की पूर्ण आर्थिक नाकेबंदी थी। रोम से आने वाला जो सोना कल तक सातवाहन बंदरगाहों पर बरसता था, वो अचानक से पूरी तरह रुक गया। और हम सब जानते हैं कि जब पैसा आना बंद होता है तो वफादारियां बदलते देर नहीं लगती। सातवाहनों के अपने ही स्थानीय सामंत, जिन्हें महाभोज कहा जाता था, तुरंत पाला बदलकर नहपान के खेमे में चले गए। जो सातवाहन साम्राज्य कभी पूरे दक्खन पर राज करता था, वो अब सिकुड़कर सिर्फ गोदावरी नदी के बेसिन तक सिमट गया। ऐसा लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यहीं से इतिहास का एक नया और सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होता है। जब गौतमीपुत्र शातकर्णी ने सत्ता संभाली तो उनके हाथ में एक खाली खजाना और एक टूटा हुआ साम्राज्य था। सारी परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं, फिर भी उन्होंने इतिहास की सबसे असंभव और शानदार वापसी की स्क्रिप्ट लिखी। इस जीत के इर्द गिर्द एक मशहूर लोक कथा बुनी गई है कि एक अनाथ कुमार ने मिट्टी के खिलौनों की सेना बनाई और जादू से उन्हें जिंदा कर दिया। हालांकि असलियत इस मिथक से कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली थी। ये मिट्टी की सेना दरअसल एक रूपक था। गौतमीपुत्र ने दक्कन के आम किसानों, आदिवासियों और चरवाहों की एक फौज खड़ी की। सह्याद्री के घने जंगलों और पहाड़ों का फायदा उठाते हुए उन्होंने भारी हथियारों से लैस शक सेना के खिलाफ एक खतरनाक छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया। उस प्राचीन दुनिया में सिक्कों पर अपनी मुहर लगाना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध माना जाता था। शकों ने पहले सातवाहन सिक्कों को पिघलाकर उन पर अपना नाम गुदवाया था, लेकिन जब 78 ईस्वी के आसपास गौतमीपुत्र ने शकों को धूल चटाई तो बदला भी बिल्कुल उसी अंदाज में लिया। जुगलथंबी नाम की जगह पर गौतमीपुत्र ने नहपान का खजाना लूटा और उसके हजारों सिक्कों पर वापस अपनी मुहर ठोक दी। शकों, इंडो ग्रीक और पार्थियनों पर अपनी धाक जमाने का ये एक बेहद क्रूर लेकिन अचूक तरीका था। अब आते हैं इस महान साम्राज्य के अंतिम और रहस्यमयी पड़ाव पर। गौतमीपुत्र के आखिरी दिनों को लेकर काफी धुंधलका है। एक बहुत मशहूर शिलालेख है जिसमें उनकी मां गौतमी बलश्री को जीवसुता यानी जीवित बेटे वाली मां कहा गया है। यह इस बात का इशारा करता है कि शायद गौतमीपुत्र अपने अंतिम दिनों में किसी गंभीर बीमारी का शिकार थे और साम्राज्य असल में पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा था। और ठीक इसी वक्त एक नए शक रणनीतिकार रुद्रदामन का उदय होता है। रुद्रदामन वाकई एक बहुत शातिर शासक था। उसने सातवाहनों को युद्ध में हराया जरूर, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया। इसके बजाय उसने पश्चिमी तट के सबसे कमाऊ बंदरगाहों को अपने कब्जे में ले लिया और सातवाहनों को एक अपमानजनक शांति संधि और वैवाहिक गठबंधन के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सातवाहनों को पश्चिमी तट छोड़ना पड़ा और वो अपने ही इलाके में जूनियर पार्टनर बनकर रह गए। और ये बदलाव बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि साम्राज्य का पूरा ढांचा कैसे पलट गया था। सातवाहनों का फोकस अब पश्चिमी तट से शिफ्ट होकर पूर्वी तट यानी अमरावती की तरफ चला गया। जो धन पहले राजा की सेनाओं और युद्ध पर खर्च होता था, वो अब भव्य बौद्ध स्तूपों और कलाकृतियों पर खर्च होने लगा। सबसे बड़ी बात, सत्ता का वो केंद्रीकरण खत्म हो गया और असली ताकत स्थानीय व्यापारी गिल्डों और बुनकरों के हाथों में खिसक गई। अंततः इसी विकेंद्रीकृत समृद्धि ने साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। स्थानीय व्यापारिक गिल्डों के पास इतनी अथाह संपत्ति आ गई कि राजा की केंद्रीय सत्ता उनके सामने बौनी पड़ गई। तीसरी शताब्दी आते आते इक्ष्वाकु और आभीर जैसे पुराने वफादार सामंतों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। दक्कन का ये पहला महान साम्राज्य किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हारा, बल्कि अपनी ही अपार समृद्धि और अंदरूनी बंटवारे के बोझ तले ढह गया। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या सच्ची ऐतिहासिक ताकत राजाओं की वंशावली में होती है या उनके द्वारा बनाए गए व्यापारिक रास्तों की उस धूल में जो सदियों बाद भी कायम रहती है? सातवाहनों का साम्राज्य भले ही नक्शे से मिट गया हो, लेकिन उनका असली प्रभाव उन सांस्कृतिक और आर्थिक पुलों में आज भी जिंदा है जो उन्होंने पूरे भारत में बनाए। उनकी विरासत महलों में नहीं, बल्कि उन रास्तों में बसी थी जिन्होंने प्राचीन भारत को दुनिया से जोड़ा।